ये लोग ये भी नहीं समझ पाते, तुरंत कंपेयर करते हैं उनका कोर्स, फलाने कोर्स यहाँ पहुंच गया वहां पहुंच गया। मैं जो वेक्टर स्पेस पढ़ाया हूँ, ठीक है, इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये आदमी पढ़ाया क्या है। दूसरे का नोट्स देख ले, हमारा नोट्स देख ले, उनको अंतर खुद पता चल जाएगा। पर लेकिन सिर्फ आप कोर्स गिन रहे हो, वो दूसरे यूनिट पे चले गए सर पहले ने, लेकिन सर उनसे 2 गुना ज्यादा पढ़ाए भी तो हैं, ये तो आप देख ही नहीं रहे हो। बिना कंटेंट के कंपेयर करना गलत बात होती है, आप कंटेंट दे के कंपेयर किया कीजिए। नहीं हम उससे जब उस दिन वैसी बात कर रहा था, मुझे लगा कि मैं मनाता हूँ आता नहीं हूँ, देखो इज्जत बहुत करता हूँ, अपने छोटों की अपने बड़ों की इज्जत बहुत करता हूँ, लेकिन यह है कि अब तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं भीख मांगू, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तुम्हें पढ़ना हो न पढ़ना हो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे, सही बता रहा हूँ, 16 इंक्वायरी CSIR की मैंने रिजेक्ट किया है, 16 लड़कों का। और वो 16 लड़के 16-16 हजार रुपए देते पढ़ने का, ठीक है। मेरा अगर पैसे वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो ज्यादा बेनिफिट, 16 × 16 हजार, ठीक है। और उसमें एक को पैसा दिनेश सर को देता नहीं, क्योंकि मैं अकेले पढ़ाता, ठीक है, पूरा का पूरा। और इसमें तो आधा ये ले लेते हैं। उसके बाद तुम लोग पूरा 11-12 लोग हो, उसमें से भी अलग अलग लोगों का अलग अलग कंप्लेन रहता है। जब मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेबस राइट टाइम, मुझे पता है ना कि रियल एनालिसिस में क्या है, राइट टाइम पे खत्म होगा, तो कुछ तो एक बार भरोसा कर लो। पिछली बार की बात अलग थी। पिछली बार हम लोग पढ़ना स्टार्ट ही किए थे 9 अक्टूबर से, 9 अक्टूबर से स्टार्ट ही किए थे। और शुरुआत में मैं थोड़ा ज्यादा बताता हूँ, लेकिन अगर मुझे सिर्फ सिलेबस सिलेबस खत्म करना हो तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिलेबस सिलेबस खत्म करना, टू द पॉइंट, सिर्फ सिलेबस में जितनी बातें लिखी हैं उतनी बातें पढ़ा के निकल जाऊं, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो उस दिन जब वो कंपेयर कर दिया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये आदमी, इसका मतलब इसको ये भी नहीं समझ में कि मैं पढ़ा क्या हूँ। उससे ये पता चल जाता है ना कि इसको ये भी आइडिया नहीं कि मुझे पढ़ाया क्या गया है, ठीक है। और जो कंपेयर कर दिया खट दे दूसरे से, ठीक है। कहाँ पे हम लोग थे? अच्छा, पहले वाले में मतलब हम लोग लेके चले थे कंपैरिजन थियरम या कंपेयर। देखो कभी कभी क्या आता है कि जो एग्जाम में आएगा स्टेट एंड प्रूफ कंपैरिजन टेस्ट आता है, तो आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, स्टेट एंड प्रूफ। ये थोड़ा एनालिसिस में तो अगर स्टेटमेंट दिया है तो ठीक है, नहीं कभी कभी स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला केस हो गया था कि इसको कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन थियरम, कुछ भी नाम आए, मतलब यही समझना, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन थियरम। स्टेटमेंट इसका था, जो भी टेस्ट बताए जाएंगे वो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए होंगे। लेट सीरीज AN एंड सीरीज BN बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है, 2 पॉजिटिव टर्म सीरीज। और एक हाइपोथेसिस और थी कि लेट AN लेस आर इक्वल टू BN फॉर ऑल EN बिलोंग्स टू N, ठीक है। क्या? देन फर्स्ट, इफ सीरीज BN इज कन्वर्जेंट, इससे बनने वाली सीरीज कन्वर्जेंट है। इफ सीरीज BN इज कन्वर्जेंट, तो इससे बनने वाली सीरीज सीरीज AN भी कन्वर्जेंट होगी, सीरीज AN कन्वर्जेंट है। अगर AN लेस आर इक्वल टू दिस, एंड सेकंड, कि अगर पीछे वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, इफ सीरीज AN इज डाइवर्जेंट, AN से बनने वाली यानी जो लेस आर इक्वल है उससे बनने वाली सीरीज अगर डाइवर्जेंट है, तो देन सीरीज लिखते नहीं है, देखो, देन सीरीज BN इज डाइवर्जेंट।
इज डाइवर्जेंट। ये वाला केस प्रूव हो गया था पहला वाला ना, ठीक है। सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, देन सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, देन सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। उसी में कैरी ऑन करना, ये उसी में कैरी ऑन करना, उसी प्रूफ में। इसमें जो सम है उसको भी कंपेयर कर सकते हो। तो इन दिस केस अगर आप किए थे, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट आ गया था, ठीक है, और सीरीज ए एन का पार्शियल सम सीक्वेंस, सीरीज ए एन का पार्शियल सम सीक्वेंस आप एस एन से माने थे, एस एन उसका पार्शियल सम सीक्वेंस था, ठीक है। तो ले, लेट जब आपका आया था पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, तो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो गया था। तो लेट एस एन कन्वर्जेस टू एस, अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट प्रूव हो गया तो इसका मतलब उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो कहीं कन्वर्ज कर रही होगी, कहाँ कन्वर्ज कर रही होगी ये भी क्लियर कर जानते हो। अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, तो उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट कर होगी। और कन्वर्जेंट कहाँ करती है, ये इन जनरल जान लो कि कोई भी सीरीज ए एन अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, अगर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। और कन्वर्ज कहाँ करेगी ये आपको जानना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट। क्यों, रीजन क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, और आपका एस एन कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज होने की वजह से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्म सीरीज होने की वजह से सारे ए एन जब पॉजिटिव हैं तो एस एन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। एस एन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, मोनो एम आई एस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है। और फिर आप रिजल्ट किए हो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है इफ एंड ओनली बाउंडेड एबव। इसका मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो एस एन आपका बाउंडेड एबव भी होगा, बाउंडेड एबव भी होगा। ये बात होती कन्वर्जेंट, ये लिख देते हो अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट होगा, तो साथ साथ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होने की वजह से वो बाउंडेड एबव हो जाएगा। कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली बाउंडेड एबव होता है फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बाउंडेड एबव होगा। और इस केस में जहां ये कन्वर्ज करता है, ठीक है, एस एन जहां कन्वर्ज करेगा वो हमेशा जान लो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस एस एन, एन बिलोंग्स टू एन। ये बातें पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। जितना बार बार समझना वो समझ लो। अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, और अगर वो कन्वर्जेंट है तो मीन्स उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्ज कहाँ करेगी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो एस एन आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए कैरेक्टराइजेशन पढ़े हो कि कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली बाउंडेड एबव। तो अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड एबव हो गया, तो इंक्रीजिंग भी हो गया और बाउंडेड एबव भी हो गया। और अगर कन्वर्ज कर रहा होगा तो आप उस स्टेटमेंट साफ साफ कहा जाता है कि कन्वर्ज कहाँ कर रहा होगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ रेंज सेट पे। तो ये बात हर जगह यूज होगी इस पूरे चैप्टर में। और आज कल में आपका अगर कल भी आ जाओगे तो यूनिट 1 खत्म है, ठीक है, ठीक है। उसी केस में जब आपका सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट होगा। अब मान लिया एस पे कन्वर्ज कर रहा है, एस पे कन्वर्ज कर रहा है। अब बताओ एस क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ रेंज सेट ऑफ पार्शियल सम सीक्वेंस एन बिलोंग्स टू एन। ये तय बात है, अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है और उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जहां कन्वर्ज करेगी वो हमेशा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ रेंज सेट पे ही कन्वर्ज करेगी। क्यों, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और प्लस बाउंडेड एबव भी हो गया। पॉजिटिव टर्म होने की वजह से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया, कन्वर्जेंट होने की वजह से बाउंडेड एबव हो गया। तो एम आई प्लस बाउंडेड एबव है तो कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट होने पे लिमिट क्या होगी वो भी क्लियर कट आपको पता है, क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ रेंज सेट ऑफ पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन। तो एस एन कन्वर्जेंट है एस पे, और यस बेस क्लियर कट क्या होगा, एस एन के पार्शियल सम सीक्वेंस का जो रेंज सेट होगा उसका लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है।
अब यहां से अगर एस इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड है, मीन्स अपर बाउंड है। अगर आप कह रहे हो कि यस जो है, आराम से समझना इसको, यस जो है इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड है, तो लिस्ट अपर बाउंड पहले अपर बाउंड होगा। लिस्ट अपर बाउंड की डिफिनेशन क्या है? अपर बाउंड में सबसे छोटा। तो पहले अपर बाउंड होगा और फिर उनमें सबसे छोटा, तो लिस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड होगा। तो ये एस बीइंग लिस्ट अपर बाउंड इसका अपर बाउंड भी है, और अपर बाउंड है तो ये लेस आर, इसका हर टर्म लेस आर इक्वल टू क्या होगा? एस। तो सिंस यस बीइंग लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, या यस बीइंग लीस्ट अपर बाउंड, सिंस एस बीइंग लिस्ट अपर, या इसको जरूरत नहीं है, यस बीइंग लिस्ट अपर बाउंड, वी हैव, अपने प्रूफ में देखो आप रखे हो कि एस एन लेस आर इक्वल टू टी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये आपके कॉपी में होगा कहीं पे, एस एन लेस आर इक्वल टू टू टी, और टी क्या था? टी एन जहां कन्वर्ज कर रहा था। एस एन, अभी थोड़ा ऊपर जाके देखो प्रूफ में, तो एस एन लेस आर इक्वल टू टी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन था। ठीक है, ये आपके पास था। ठीक है, क्योंकि एस एन लेस आर इक्वल टू था टी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, और टी एन लेस आर इक्वल टू था टी। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो एस एन लेस आर, ला ऑफ ट्रांसटिविटी से एस एन लेस आर इक्वल टू टी हो गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो ये हमारे पास है कि एस एन लेस आर इक्वल टू टी है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो दिस इंप्लाइज कि टी इज एन अपर बाउंड ऑफ, अपर बाउंड ऑफ, इसका अपर बाउंड होगा अगर सारे एस एन टी से लेस आर इक्वल है, तो टी किसका अपर बाउंड होगा? इस रेंज सेट का अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो टी इज एन अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट एस एन एन बिलोंग्स टू एन। जो पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन है उसका जो रेंज सेट आएगा उसको आप ऐसे लिखते हो, उसका ये अपर बाउंड होगा, क्योंकि इसका हर टर्म टी से लेस आर इक्वल है। ठीक है, अब कहानी खत्म है, जो हमको एक्स्ट्रा दिखाना था। सिंस आपको पहले से पता है कि लीस्ट अपर बाउंड हमेशा लेस आर इक्वल टू क्या होगा? अपर बाउंड। ये खूब यूज करते थे एनालिसिस में, लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड से छोटा होता है, क्योंकि अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा होता है वो लीस्ट अपर बाउंड है। तो सिंस लीस्ट अपर बाउंड इज लेस आर इक्वल टू अपर बाउंड। ठीक है, अब यस जो है इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, और टी जो है उसी सेट का अपर बाउंड है। देखो क्लियर कट, एस इसी सेट का लिस्ट अपर बाउंड है, और टी इसी सेट का अपर बाउंड है, सेम सेट का। और लिस्ट अपर बाउंड लेस आर इक्वल टू अपर बाउंड होता है, तो मींस एस इज लेस आर इक्वल टू टी। ठीक है, एस इज लेस आर इक्वल टू टी। और यस क्या होगा? दैट इज, यस क्या है? सम ऑफ द सीरीज ए एन। एस क्या है? जो एस एन की लिमिट आता है वही सीरीज ए एन का सम होगा। तो एस एन की लिमिट है ना ये, यस। ठीक है, एस एन की लिमिट है, एस एन यही कन्वर्ज कर रहा है, तो यही सम ऑफ द सीरीज ए एन होगा। सम ऑफ द सीरीज ए एन इज एस, और टी क्या है? सम ऑफ द सीरीज बी एन, क्योंकि बी एन का पार्शियल सम सीक्वेंस, सीरीज बी एन का पार्शियल सम सीक्वेंस टी एन था। ठीक है, और टी एन आपका कन्वर्ज कर रहा था टी पे, तो सम ऑफ द सीरीज बी एन क्या आएगा? टी ही तो आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है कि सीरीज ए एन का पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन है। ठीक है, और एस एन कन्वर्ज कर रहा है एस पे, तो सम ऑफ द सीरीज ए एन क्या आएगा? एस। ये क्लियर कट जान लो। तो एस लेस आर इक्वल टू टी, दैट इज सम ऑफ द सीरीज ए एन, सम ऑफ द सीरीज ए एन। इसको बोलोगे ये सम ऑफ द सीरीज ए एन, जब ये लिख दे रहे हो सम ऑफ द सीरीज ए एन बता रहा है, सम ऑफ द सीरीज ए एन। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज ए एन को भी आप ऐसे लिखते हो, ये सम ही तो निकल के आएगा। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज ए एन इज लेस आर इक्वल टू
टी क्या है? सम ऑफ द सीरीज bn। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज bn। ठीक। तो अब थोड़ा शुरू से देखो अंतिम तक का, तो आप ये देखें कि अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट है तो सीरीज an कन्वर्जेंट होगा, ये बात तो तय हो गई। और सम को भी कंपेयर कर सकते हो, सम को भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर सीरीज an का सम यस है और सीरीज bn का सम t है, तो हमेशा सीरीज an का सम लेस आर इक्वल टू होगा सीरीज bn के सम से। एक्स्ट्रा भी आपके पास आएगा, सम ऑफ दिस टू सीरीज आर कंपेरेबल, कंपेरेबल कि अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट है तो सीरीज an कन्वर्जेंट दिखा लिए, और ये भी दिखा लिए उससे ज्यादा कि सम ऑफ द सीरीज an हमेशा लेस आर इक्वल होगा सम ऑफ द सीरीज bn विद दिस आर्गुमेंट। ये उसी पार्ट में लिखना था, उसी में आगे जब बढ़ाओगे तो वहां से ये निकल के आया कि सम को कंपेयर भी कर सकते हो, सम को कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक। यहां तक सुप्रिया ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, ठीक है। वहां सिर्फ हमने, तो अब थियरम में जो लिखे हो वहां एक चीज ऐड कर दो। अब जब प्रूफ कर लिए तो उस थियरम में जाकर के एक चीज और ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, पहले केस में इन दिस केस, स्टेटमेंट में एक चीज और ऐड कर दो, इन दिस केस सम कैन बी कंपेयर्ड। इन दिस केस सम को आप कंपेयर कर सकते हो, मींस सम ऑफ द सीरीज an लिखोगे ऐसे ही, सम ऑफ द सीरीज an लेस आर इक्वल टू होगा सम ऑफ द सीरीज bn। यानी पहले केस में अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट है तो सीरीज an कन्वर्जेंट होगा, ये भी प्रूव कर दिए। और साथ साथ ये भी दिखाया कि इस सिनारियो में, इस केस में सीरीज an का सम ऑफ द सीरीज an, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, इसको पढ़ोगे सम ऑफ द सीरीज an। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज an इज लेस आर इक्वल टू सम ऑफ द सीरीज bn। ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब थोड़ा रुके रहना, लिखना मत, थोड़ा समझना। जैसे कोई फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स ले लिए, an लेस आर इक्वल टू bn, a2 लेस आर इक्वल टू b2, डॉट डॉट डॉट, a10 लेस आर इक्वल टू b10। या कोई n ले लिए, an लेस आर इक्वल टू bn। ठीक है, an a2 an bn b2 bn पे हम कुछ भी कंडीशन नहीं दिया गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो बाई बीएससी पार्ट 1 अगर ये इससे लेस आर इक्वल है, आप ये पढ़े होगे कि a लेस आर इक्वल टू b हो, c लेस आर इक्वल टू d है, तो इंप्लाई हो जाता है a प्लस सी लेस आर इक्वल टू b प्लस डी। तो ये फाइनाइटली मेनी के लिए भी सही है। अगर an, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं a1 a2 an, b1 b2 bn, जहां हर an bn से छोटा है, a2 b2 से छोटा है, an bn से छोटा है, तो जो इनका सम होगा a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, ये भी लेस आर इक्वल टू होगा b1 प्लस b2 प्लस bn। तो जो चीज फाइनाइट सम के लिए होती है, देखो मैथमेटिक्स जहाँ आसमान से नहीं टपकती है, फाइनाइट सम के लिए बात, ये बात होती रहती है, फाइनाइट सम के लिए ये बात ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि अगर इनमें लेस आर इक्वल तो है, सम भी लेस आर इक्वल होगा। अब ये होता है, क्या इसे इनफाइनाइट सम के लिए ट्रांसफर कर सकते हो? इनफाइनाइट सम के लिए ट्रांसफर, नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज कि जो चीज फाइनाइट सम के लिए हो रहा है, क्या इनफाइनाइट सम के लिए ट्रांसफर कर सकते हो? ठीक है, मीन्स सीरीज an क्या है? इनफाइनाइट सम ही तो है। सीरीज bn क्या है? इनफाइनाइट सम ही तो है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर an लेस आर इक्वल टू bn है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ठीक है, तो क्या समेशन an यानी सम ऑफ द सीरीज an लेस आर इक्वल टू होगा सीरीज bn? ये क्वेश्चन उठता है तुरंत, नेचुरली मैथमेटिशियन के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो चीज फाइनाइट सम के लिए हो रहा है, क्या वो इनफाइनाइट सम के लिए भी हो सकता है? कि अगर an लेस आर इक्वल टू bn हो रहा है हर an के लिए, तो सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज an लेस आर इक्वल टू सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज bn होगा कि नहीं होगा? तो आप देखें कि होगा, होगा ना। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या थी कि दोनों पॉजिटिव टर्म, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं है, a1 a2 an bn b2 bn पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है। अभी एक चीज और बताऊंगा, ये हमेशा वैलिड है। लेकिन अगर an लेस आर इक्वल टू bn है, तो इनफाइनाइट सम के केस में लेस आर इक्वल टू सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज होगा, लेकिन हमेशा नहीं। गिवन कंडीशन है कि
सीरीज ए एन पॉजिटिव टर्म सीरीज होना चाहिए और सीरीज बी एन भी पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। ये कंडीशन के तहत ये बात सही हो रही है। इसके लिए आप देख सकते हो काउंटर एग्जाम्पल आपके पास है। मान लिया आप ए वन लिख ए एन ले लिए, ए एन इक्वल टू -1, ठीक है, ए एन इक्वल टू -1 ले लिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ए एन इक्वल टू सीक्वेंस ए एन इक्वल टू -1, यानी हर टर्म -1 -1 -1 -1 -1 है, ठीक है, एंड बी एन इज इक्वल टू 0 ले लिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी ये कांस्टेंट सीक्वेंस 0 0 0 0 है, ठीक है। तो देन सीरीज ए एन, अब यहां से बताओ, यहां से अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कंसीडर द सीरीज, इस केस में ये स्टार बना के किनारे करके लिखना अलग है, इस सीरीज में ये बल्कि लिख लेना कहीं पे, ठीक है। ये जो डिस्कशन है ये थोड़ा सा आप लोग ऐसे बॉक्स में बना के लिख लीजिएगा, नहीं तो आप रिजल्ट आपके दिमाग में कुछ दिन बाद विस्मृत हो जाता है, ठीक है। मैं उस दिन पूछा था ना कि क्यों पॉजिटिव टर्म सीरीज लेते हैं, क्यों पॉजिटिव टर्म सीरीज लेते हैं, उसकी वजह आज आपको पता चल जाएगी। जनरल सीरीज के लिए कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, सम ऑफ द सीरीज जनरल सीरीज के लिए कंपेयर क्यों नहीं कर सकते। तो फाइनाइट सम के लिए तो सही है, इनफाइनाइट सम के लिए ए एन बी एन को पॉजिटिव होना जरूरी है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना जरूरी है। नहीं होगा तो अभी देखो उसको क्या दिक्कत आ रही है। ए एन लिए -1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, और बी एन लिए 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। चलो ऐप से जाकर के लिख लेना कॉपी में, कोई बात नहीं इसको, ठीक है। अब कंसीडर इनके करस्पॉन्डिंग सीरीज कंसीडर करो, कंसीडर सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन। जब ये सीक्वेंस पता हो और ये सीक्वेंस पता हो तो इसके करस्पॉन्डिंग एक सीरीज बना सकते हो, हर सीक्वेंस से एक सीरीज बना सकते हो। तो इस सीक्वेंस से सीरीज ए एन बना लिए और इस सीक्वेंस से सीरीज बी एन बना लिए, ठीक है। लेट एस एन एंड टी एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल, मैं बार बार कहता हूँ सीरीज बहाना है, सीरीज तो एक बहाना, पढ़ना सीक्वेंस ही है। तुरंत कुछ भी सीरीज के बारे में बताना होगा तो उसके पार्शियल सम सीक्वेंस पे जाओगे। ये कोटेशन बार बार मैं यूज करता हूँ, यूनिवर्सिटी में तो एक साल यही चला था, सीरीज तो बहाना, पढ़ना सीक्वेंस ही है। जैसे यूनिवर्सिटी आना मेरा बहाना है, मकसद तो कुछ और था, ठीक है, मकसद तो कुछ और था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब नहीं जा पाता हूँ तो बड़ा पछतावा होता है, ठीक है, ठीक है। सीरीज सीरीज ए एन एंड बी एन, तो लेट एस एन एंड टी एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है। देन एस एन इक्वल टू क्या होगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ए एन, तो इस और सारे ए एन आपके -1 है, तो -1 +-1 +-1 +-1 दैट इज -n, ठीक है, दैट इज -n, ठीक है, यही तो आएगा, दैट इज -n। एंड वी नो दैट फ्रॉम पार्ट 1 वी नो दैट एस एन इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर -n है तो कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि इसकी लिमिट -∞ आ जाएगी, ये डाइवर्जेस टू -∞ वी नो दैट। अगर ये है तो एस एन सीक्वेंस एस एन डाइवर्जेस टू -∞, सब एक आप पार्ट 1 की कॉपी में लिखवाया गया है, डाइवर्जेस टू -∞ का क्या मतलब होता है। तो ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और डाइवर्ज करेगा -∞ पे, ठीक है, -n सीक्वेंस। अगर +n सीक्वेंस होता तो डाइवर्जेस टू +∞ होता, तो ये डाइवर्जेंट। तो अगर पार्शियल सम सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गई, क्लियर कट डिफाइन ही किए हो, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स पार्शियल सम सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अगर उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो मीन सीरीज ए एन कन्वर्जेंट नहीं होगा, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट नहीं होगा। सो सीरीज ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट मीन्स डाइवर्जेंट, ब्रैकेट में लिख देना मीन्स डाइवर्जेंट, तो सीरीज ए एन डाइवर्जेंट है।
और डाइवर्जेंट सीरीज का कन्वर्जेंस का सिर्फ इतना मतलब होता है कि उस सीरीज का सम आएगा। डाइवर्जेंट होने का मतलब क्या है? उस सीरीज का सम नहीं आएगा। मतलब सीरीज दैट इज सीरीज एन हैज नो सम। इसके पास कोई सम नहीं आएगा, ठीक है। सम जब मैं बोलूंगा तो रियल नंबर की बात हो रही है, और रियल नंबर हमेशा फाइनाइट होता है। बहुत लोग लिखते हैं हैज नो फाइनाइट सम, वो सब इरिलीवेंट है। जब आप रियल नंबर में लेते हो तो रियल नंबर हमेशा फाइनाइट ही होता है, ठीक है। हैज नो सम इन आर, ठीक है। आर में कोई सम नहीं रखेगा, ठीक है। तो फाइनाइट सम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल नंबर फाइनाइट होते ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सीरीज एन सम रख ही नहीं रहा है। अब नाउ कम टू द सीरीज बीएन। नाउ अब सीरीज बीएन को देखते हैं। तो सीरीज बीएन को अगर ट्रीट करना है तो उसके पार्शियल सम सीक्वेंस को देखना होगा, और उसके पार्शियल सम सीक्वेंस को आप किससे दिखा रहे हो? टीएन से, ठीक है। तो नाउ टीएन इक्वल टू क्या होगा? 0 + 0, क्योंकि उसके सारे सारे बीएन्स क्या ले रखे हो? B1 भी 0 है, B2 भी 0 है, B3 भी 0, सब 0 0 0 है। तो टीएन इक्वल टू 0 + 0 + 0 + 0 n टाइम्स दैट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। इसका मतलब सारे टीएन 0 हैं, यानी सीक्वेंस टीएन के हर टर्म 0 है, सारे टीएन 0 हैं। सो दिस इंप्लाइज टीएन इक्वल टू, ऐसे लिख दिया करो, जीरो सीक्वेंस। ये जीरो सीक्वेंस है, इसका हर टर्म 0 0 0 है। ऐसे लिख ही देते हैं टीएन की जगह 0। जब ऐसे आप लिखते हो सीक्वेंस 0, तो मतलब 0 0 0 0 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। ये जो जीरो सीक्वेंस का मतलब इसका हर टर्म 0 है। और आपको इन जनरल पता है कि कांस्टेंट सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट होती है, तो जीरो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। एंड सो टीएन इज कन्वर्जेंट, जो सीक्वेंस टीएन होगी कन्वर्जेंट होगी। और कहाँ कन्वर्ज करेगी? उसी कांस्टेंट पे, 0 पर ही, देखो। तो सीरीज बीएन जो बनाए थे, उसका पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट, और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? 0 पे। तो सम ऑफ द सीरीज, तो सीरीज बीएन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ सिंबल बना देना सीक्वेंस का, जब भी ऐसे लिखते हो तो सीक्वेंस का, ठीक है। पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज बीएन कन्वर्जेंट होगी। एंड सम ऑफ द सीरीज बीएन क्या होगा? टीएन की लिमिट, टीएन जहां कन्वर्ज कर रहा होगा, पार्शियल सम सीक्वेंस जहां, ये बार बार मैं 2 3 लेक्चर यही समझाया था कि अगर सीरीज बीएन कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। और कहाँ कन्वर्ज करेगा सीरीज बीएन? मतलब सीरीज बीएन का कन्वर्जेंट कहाँ कन्वर्ज करेगा, मीन सीरीज बीएन का सम क्या होगा? तो सीरीज बीएन का सम क्या होगा? जो टीएन की लिमिट होगी, यानी टीएन जहां कन्वर्ज करेगा। तो ये आपका आ गया 0। तो आप ध्यान से देखो, तो सीरीज एएन के पास सम ही नहीं है, और सीरीज बीएन के पास सम है। जो सम क्या आ रहा है? 0, ठीक है। सम क्या आ रहा है? 0, ठीक है। सम क्या आ रहा है? 0। नोट दैट नोट दैट, अब फाइनल कंक्लूजन लिखो। नोट दैट एएन लेस आर इक्वल टू बीएन है कि नहीं, जो आप मान के चल रहे हो। एएन लेस आर इक्वल टू बीएन है, क्योंकि -1 लेस आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हर एएन आपका क्या है? -1 है। तो -1 तो निगेटिव नंबर है, तो लेस आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एएन सब -1 लिए हो, बीएन सब 0 लिए हो। तो नोट दैट एएन लेस आर इक्वल टू बीएन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, बट सम ऑफ द सीरीज एएन इज नॉट लेस आर इक्वल टू सीरीज बीएन। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द सीरीज एन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सम ऑफ द सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एज, इसका रीजन लिख देना ब्रैकेट में, एज, क्योंकि सम सीरीज एन हैज नो सम, इसके पास सम है ही नहीं। तो कंपेयर कैसे करोगे? होता तब ना कंपेयर करते, जब है ही नहीं तो कंपेयर कैसे करोगे? इसीलिए पॉजिटिव लेना जरूरी है। जब आप निगेटिव अलाउ कर दे रहे एन को,
तो ट्रांसफर नहीं हो रहा सम, ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन है, लेकिन सम ऑफ सीरीज ए एन लेस आर इक्वल टू सीरीज बी एन नहीं हो रहा है। इसीलिए आप अजम्पशन लेते हो पॉजिटिव टर्म सीरीज। जो थियरम लिए हो, उस थियरम में ए एन और बी एन को पॉजिटिव टर्म इसीलिए लिए हो कि अगर निगेटिव अलाउ कर रहे हो तो ये तो हो रहा है कि ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन है फॉर ऑल एन, लेकिन सम जो है, सम ऑफ द सीरीज ए एन इज नॉट लेस आर इक्वल टू सम ऑफ द सीरीज बी एन, ये नहीं हो रहा है। सीरीज सम कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सीरीज ए एन कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, हैज नो सम। ठीक है, वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, तो ये हो नहीं सकता। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी टेक द अजम्पशन इन द थ्योरम कि सीरीज ए एन एंड बी एन आर पॉजिटिव टर्म सीरीज, दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये देखो एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है, ए एन बी एन लेस आर इक्वल है, लेकिन उनके सम कंपेयर नहीं किया जा सकते क्योंकि सीरीज ए एन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है नो सी एम। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज ए एन, सम ऑफ द सीरीज ए एन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई कि ये थियरम में पॉजिटिव टर्म क्यों लिया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्म लेने का वजह है कि अगर निगेटिव टर्म ले लिए तो फिर ये थियरम वैलिड ही नहीं है। ये तो कंडीशंस हो रही है, लेकिन ये कंपेरेबल नहीं है, सम ऑफ द सीरीज ए एन और सीरीज बी एन कंपेरेबल नहीं है, कंपेयर नहीं किए जा सकते। क्लियर है ना ये बात? ऐसी बहुत बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है। हाँ, एक काउंटर एग्जाम्पल जा जफा हाँ। हाँ, आप कह रहे हो कि ए एन टू ले लिया जाए, सब बी एन थ्री ले लिया जाए, तब भी दिक्कत है, तब दोनों का सम नहीं आएगा, न इसका सम आएगा न इसका सम आएगा। क्योंकि आप ये तुम्हारे हिसाब से अगर ए एन सारे टू ले रहे हो फॉर ऑल एन, और बी एन सारे थ्री ले रहे हो फॉर ऑल सम, तो सीरीज ए एन भी आपकी डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि कांस्टेंट सीरीज एक ही टर्म पे आपको सिखाया गया है कि सीरीज ए एन इक्वल टू सीरीज सी इज कन्वर्जेंट। ये प्रूव है आपके कॉपी में, पढ़ना कभी जाके, इफ एंड ओनली सी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो। तो अगर नॉन जीरो है तो कन्वर्जेंट होगा ही नहीं, तो न तो सीरीज ए एन ही कन्वर्जेंट होगा इस केस में जब ए एन टू ले लोगे, और न तो सीरीज बी एन ही कन्वर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट होगा तब तो कंपेयर करते, यहाँ कन्वर्जेंट ही नहीं है तो कंपेयर क्या करोगे? तो ठीक है, जो बात फाइनाइट सम पे हो रही थी उसको ट्रांसफर कर सकते हो इनफाइनाइट सम पे, यानी फाइनाइट सम पे आप सम को कंपेयर कर ले रहे थे। अगर ए एन लेस आर इक्वल टू बी वन, ए टू लेस आर इक्वल टू बी टू, डॉट 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 ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन था, तो ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन लेस आर इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस डॉट 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 बी एन, ये जो फाइनाइट सम के लिए आप कंपैरिजन कर रहे थे सम का, वो इनफाइनाइट सम पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, बशर्ते एक शर्त अजम्पशन, एक शर्त लेनी होगी। वो शर्त क्या है कि दोनों सीरीज ए एन और बी एन क्या होने चाहिए? पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, दिक्कत आ जाएगी। तो तो निगेटिव लेना, निगेटिव क्यों नहीं ले सकते उसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल आपने दे दिया। और जो इनके केस में है वो दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन सम ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये जो दोनों का पॉजिटिव बना रहे हैं, इनके केस में जैसे सीरीज ए एन भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सीरीज बी एन भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, लेकिन न तो सीरीज ए एन का सम आएगा न तो सीरीज बी एन का सम आएगा, तो फिर कंपेयर कैसे करोगे? ठीक है। अब प्रूफ ऑफ टू, इतनी बातें आप ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, प्रूफ आपका, प्रूफ ऑफ वन जो था वो यहीं खत्म हो गया था। मैं उस दिन पूछा था, आप लोग सोचिएगा क्यों यहाँ पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, पहले पार्ट का सीरीज जो आप यहाँ तक किए हो ना, यहीं लिख देना क्यू ई डी, पहला पार्ट यहीं खत्म है, पहला पार्ट का प्रूफ यहीं खत्म है, क्यू ई डी। ठीक है।
अब प्रूफ ऑफ सेकंड उसी थ्योरम का कंपैरिजन, थ्योरम का कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ ऑफ सेकंड। अब की बार हाइपोथेसिस क्या लोगे कि सीरीज ए एन डाइवर्जेंट है। अब की बार क्या लिखा इफ सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, तो सपोज दैट सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। और अब की बार हमको दिखाना है वी हैव टू शो दैट कि सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, वी प्रूव इट बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन टेक्निक क्या कहती है, जो प्रूव करना है उसी का थोड़ी देर के लिए नेगेटिव मान लो। तो प्रूव आपको ये करना है, किसी का नेगेटिव मानो। तो लेट इफ पॉसिबल, अगर थोड़ी देर के लिए संभव है, जो कि होगा नहीं, ठीक है, लेट इफ पॉसिबल सीरीज बी एन बी, जब लेट लिखते हो तो उसके साथ बी लिखा करो, सीरीज बी एन बी कन्वर्जेंट। इसका निगेटिव मानोगे ना, इसका निगेटिव, तो डाइवर्जेंट का निगेटिव क्या होगा, सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट का निगेटिव होगा सीरीज बी एन बी कन्वर्जेंट। जो प्रूव करना है उसका निगेटिव मान लिए। अस फिर लिखना लेट एस एन एंड टी एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स associated to the series an and series bn। तुरंत ये तो आंख मूंद के आपको लिख लेना है कि जो ही सीरीज दिया नहीं उसकी पार्शियल सब सीक्वेंस मान लो, ठीक है। सीक्वेंस, सीक्वेंसेज, क्योंकि दोनों का एक साथ मान रहे हो तो सीक्वेंसेज ऑफ पार्शियल सम्स एसोसिएटेड टू द सीरीज, यानी सीरीज ए एन का पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन है, सीरीज बी एन का पार्शियल सम सीक्वेंस टी एन है, ठीक है। सिंस सीरीज बी एन, जब ये मान रहे थोड़ी देर के लिए, तो सिंस सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, अगर सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस टी एन भी कन्वर्जेंट होगी। यही तो डिफिनीशन है, ठीक है। बाय कन्वर्जेंस की डिफिनीशन आप कॉपी में पढ़ो, सीरीज का कन्वर्जेंस ऐसे डिफाइन ही किया गया है, ठीक है। तो सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट तो द पार्शियल सम सीक्वेंस टी एन, इसकी जो पार्शियल सम सीक्वेंस टी एन है, कामा पार्शियल सम सीक्वेंस टी एन ऑफ द सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट। एंड क्लियर कट अब डायरेक्ट लिखा करोगे, टीएन कहाँ कन्वर्ज करेगा, तो फट से बताओ, टीएन कन्वर्जेस टू टी, और टी क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट, ठीक है। अगर क्योंकि सीरीज बीएन पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, सीरीज बीएन पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो सीक्वेंस टीएन जो कन्वर्जेंट होगी वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड अब अपने आप हो जाएगी। और फिर उस केस में जो लिमिट आता है वो हमेशा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट ही आएगा। तो टीएन कन्वर्ज करेगा टी पे, और वो क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस टीएन। तो रेंज सेट आप ऐसे लिखते हो किसी सीक्वेंस का। सो इस बात से तय है कि अगर टी इसका, टी जो है, टी इस सेट का अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है, ठीक है। तो टीएन लेस आर इक्वल टू टी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और आपके पास ऑलरेडी पहले वाले प्रूफ में कर चुके हो कि एस एन लेस आर इक्वल, उसको डायरेक्ट यूज कर लो, दोबारा इसमें मत करना, ठीक है। क्योंकि एस एन लिखोगे तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, फिर लेस आर इक्वल टू बी वन, तो वही आएगा, तो क्यों ना करोगे, पहला वाला डायरेक्ट यूज कर ले।
सिंस एस एन इज लेस आर इक्वल टू टी एन, पहले वाले प्रूफ में आप एक दिखा चुके हो। तो सिंस एस एन इज लेस आर इक्वल टू टी एन, क्योंकि एस एन आपका ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन था, और ए वन लेस आर इक्वल बी वन, ए एन लेस आर इक्वल टू बी वन, तो वो यूज करोगे तो ये आ जाया था। ठीक है, फ्रॉम द प्रूफ ऑफ वन, ये कहाँ से आप यूज कर रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रूफ ऑफ वन में आप ये चीज दिखा चुके हो ऑलरेडी। फिर लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी से एस एन लेस आर इक्वल टू टी एन, टी एन लेस आर इक्वल टू टी, तो एस एन लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। दिस इंप्लाइज, या सिंस लिखे हो तो कामा, ठीक है, सिंस कामा तो कामा एस एन लेस आर इक्वल टू टी, एस एन लेस आर इक्वल टू टी, क्योंकि अगर एस एन लेस आर इक्वल टू टी एन है, टी एन लेस आर इक्वल टू टी एन है, तो एस एन लेस आर इक्वल टू टी हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और फिर दिस इंप्लाइज, इस ये क्या इंप्लाई करेगा कि द सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड अबव, क्योंकि सीक्वेंस एस एन का हर टर्म टी से लेस आर इक्वल है, और टी लिमिट है तो फिक्स होगा, लिमिट तो यूनिक होती है तो फिक्स होगा। तो इस नंबर से, इस रियल नंबर से सीक्वेंस एस एन का हर टर्म लेस आर इक्वल हो रहा है, तो सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव। एंड दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि सीरीज ए एन जो है इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है तब ये कन्वर्जेंट हो जा रहा है। पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसका मतलब एस एन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव होने का फायदा यही होता है कि एस एन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होगा, और बाउंडेड एबव है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड एबव इंप्लाई कर देगा एस एन कन्वर्जेंट, एस एन कन्वर्जेंट। और जो ही सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट होगा, जो ही सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट होगा, तो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि ये पार्शियल सम सीक्वेंस है इसका, सीरीज ए एन का, तो ये कन्वर्जेंट हुआ, तो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट इंप्लाई हो जाएगा। एंड दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। सपोजिशन मतलब आप माने हो ना, सपोज दैट सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, पहली लाइन यही माने हो। ठीक है, और आ क्या गया, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, तो ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो चीज हम मान रहे हैं उसी को कंट्राडिक्ट कर दे रहा है। दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। ठीक है, अब ये कंट्राडिक्शन आया किस वजह से, जो थोड़ी देर के लिए आप सीरीज बी एन को कन्वर्जेंट मान लिए हो, तो हेंस आवर अजम्पशन दैट सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट इज रॉन्ग, वो गड़बड़ है, क्योंकि उसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो गड़बड़ है, ठीक है, तो फिर सही क्या होगा, कन्वर्जेंट होना रॉन्ग है, तो फिर सही क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो 10 सीरीज बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट मीन्स डाइवर्जेंट, ये सही होगा। तो, तो अब इसके बाद लिख देना क्यूईडी, यही आपको दिखाना था। तो कंपैरिजन टेस्ट आप डिटेल में प्रूव भी कर लिए, उसको समझ भी लिए। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, और यकीन मानो बाकी सारे टेस्ट इसी कंपैरिजन टेस्ट के सहारे प्रूव होते हैं, इसी कंपैरिजन टेस्ट के सहारे प्रूव होते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट और ज्योमेट्रिक सीरीज का कन्वर्जेंस पढ़ लिए। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट और ज्योमेट्रिक सीरीज मिला करके सारे टेस्ट आप प्रूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट आप लिखो, अगर कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ सकते हो किसी लाइन पे, अगर आपको दिक्कत हो। ठीक है, मॉडिफाइड
कंपैरिजन टेस्ट या थियरम। कभी कभी एग्जाम में थियरम भी लिख के आ गया तो मत समझना कि नया है, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट या कंपैरिजन थियरम, ठीक है। मॉडिफाइड, ठीक है। एक तो कंपैरिजन थियरम कंपैरिजन टेस्ट पढ़ ले, एक मॉडिफाइड। मॉडिफिकेशन क्या है? तो थियरम, थियरम का स्टेटमेंट लिखो, लेट सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं, ठीक है। सीरीज ए एन सीरीज बी एन, दो पॉजिटिव टर्म, मीन्स ए एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, बी एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। लेट अल्फा बी ए फिक्स्ड रियल नंबर, ये फिक्स्ड रियल नंबर है, फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं, जीरो भी अलाउ नहीं करोगे। लेट अल्फा बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर। अल्फा एक फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर आप ले रहे हो। लेट अल्फा बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर। लेट ए एन इज लेस, let there exist natural number n belongs to n such that, एक नेचुरल नंबर n मिल रहा है सच दैट ए एन इज लेस आर इक्वल टू ए एन, यानी इसके टर्म, ठीक है। ए एन इज लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन, ठीक है, अल्फा बी एन। अगर अल्फा एक हो गया तो ए एन इज लेस आर इक्वल टू बी एन। मोस्ट जनरल केस में लिख रहा हूँ, मोस्ट। अगर अल्फा वन हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हो पॉजिटिव फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर, तो अल्फा वन भी तो हो सकता है, तो अल्फा वन हो जाएगा तो आपका ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट कि ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन, लेकिन शुरुआत से नहीं, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है। These are the hypothesis of the modified comparison test. Then conclusion आप जान ही रहे हो वही कि then first if series Bn is convergent, if series Bn is convergent, then series An is convergent. सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। लेकिन इस केस में सम को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे जब शुरुआत से ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन था, ठीक है, जब एन इक्वल टू वन, अच्छा एन इक्वल टू वन ले लोगे तो आपका ऊपर वाला आ जाएगा, इसीलिए उसी का ये जनरल वर्जन है। एन इक्वल टू वन ले लोगे तो ए एन इज लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन हो जाएगा। तो वहां पे सम कंपेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। इन दिस केस बस इतना कह सकते हो कि सीरीज बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट होगा। इन दिस केस, ये वैसे जल्दी आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग जानो इन दिस केस सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कैन नॉट बी कंपेयर्ड मीन्स ये अगर सीरीज ए एन का सम यस है और सीरीज बी एन का सम टी है, तो आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि यस लेस आर इक्वल टू अल्फा टी। इस केस में, मॉडिफाइड केस में, जैसा कि वहां कर ले रहे थे, यहां नहीं कर सकते, ठीक है, यहां नहीं कर सकते कंपेयर, ठीक है। तो इन दिस उसके पहले कर सकते हो जब शुरुआत से लोगे, जब आप पहले टर्म से लेस आर इक्वल था तब कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर यही चीज ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन होता फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो आप कंपेयर कर सकते थे कि सीरीज ए एन इज लेस आर इक्वल टू अल्फा सम ऑफ द सीरीज बी एन, सम ऑफ द सीरीज ए एन इज लेस आर इक्वल टू
सम ऑफ द अल्फा इंटू सम ऑफ द सीरीज बी एन। अभी इसका भी एग्जाम्पल दूंगा क्यों ऐसा, ठीक है। तो अगर कुछ स्टार फाइनाइटली मिनी टर्म छोड़ के लेस आर इक्वल है तो सम को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये गारंटी होगा कि सीरीज बीएन कन्वर्जेंट है तो सीरीज एएन कन्वर्जेंट है, लेकिन ये वाला मामला यहाँ नहीं सेट होगा इस केस में। कंपेयर आप तभी कर सकते हो कि जब हर टर्म लेस आर इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू हो, तो ऊपर वाले केस में कर सकते हैं, इसमें नहीं। अभी प्रूफ के बाद मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है। अभी पहले स्टेटमेंट लिखो फिर प्रूफ के बाद। प्रियांशु मेरी बात समझ पा रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ? कंपेयर कर लिए थे सम को, इसमें नहीं कंपेयर कर सकते। मीन्स इसमें ये नहीं लिख सकते कि सम ऑफ द सीरीज ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा टाइम्स सम ऑफ द सीरीज बी एन, इसमें नहीं लिख सकते, ठीक है। एंड सेकेंड वन, इफ सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, मैं इसलिए कहता हूँ रियल एनालिसिस सेकेंड ईयर की कुछ नहीं है। 3 साल में फर्स्ट ईयर के एनालिसिस टफ है, थर्ड ईयर के एनालिसिस टफ है। सेकेंड ईयर के एनालिसिस मतलब कुछ भी नहीं, एक ही टाइप का कन्वे होता है हर जगह, ठीक है, एक ही टाइम का। अगर कायदे से कोई आदमी उतारू हो जाए एनालिसिस पढ़ाने, 1 महीने में पूरे एनालिसिस पढ़ा खत्म कर देगा, ठीक है। कुछ है ही नहीं, प्रूफ प्रूफ कुछ में नहीं, हर जगह एस एन टी एन करके सब खत्म, ठीक है। इफ सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, और सेकेंड ईयर में एनालिसिस में लड़के बहुत 50 में 50 पाते हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं पाते। फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में दिक्कत होती है, थर्ड ईयर में 60 पाना मुश्किल है, फर्स्ट ईयर में 50 पाना मुश्किल, लेकिन सेकेंड ईयर में पाते हैं लड़के, ठीक है। तो इफ सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, देन इसमें अलजेब्रा आपको तबाह करता है, इसमें थोड़ा दिक्कत अलजेब्रा करती है। सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट, सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, यानी इसको प्रूव करने जा रहे हो तो इसकी हाइपोथेसिस अज्यूम कर लो। सपोज दैट सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, सपोज दैट सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट। अब आपको दिखाना वी हैव टू शो दैट, और एग्जाम में 10 सवाल लगाना रहता है तो खूब बढ़िया भाषा लिखा करो, बहुत जल्दीबाजी में आंसर मत लिखा करो एनालिसिस में। मैं जो लिखता हूँ ऐसे आप भी लिखा करो, जिससे जितना आसानी एग्जामिनर को पढ़ने में होगी उतना ज्यादा नंबर आपको देगा वो, ठीक है। सपोज दैट सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, वी हैव टू शो दैट सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। और बार बार फिर मैं कहता हूँ सीरीज तो बहाना है, पढ़ना सीक्वेंस ही है, तो तुरंत इनकी पार्शियल सम सीक्वेंस मानोगे। लेट, हाँ, अब ये नोटेशन आप अलग अलग मान सकते हो, मैं एस एन टी एन मानता हूँ हमेशा, ठीक है। आप कुछ भी मान, लेकिन क्लियर कट बता देना कि ये उसकी पार्शियल सब सीक्वेंस है और ये उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस है। तो लेट एस एन एंड टी एन be the sequences of partial sums, be the sequences of partial sums, ठीक है। एसोसिएटेड लिखो, अब की बार लैंग्वेज चेंज, ऑफ द सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। रियांशु वहां देखते रहना, चल रहा है ना, कि ऐसा ना कि हम लोग बोलते रहे और वहां आवाज बंद हो जाए, ठीक। वहां एक आध बार देखते रहना। अब नाउ एक चीज देखो, स्टेटमेंट में अगर देखो तो क्या है, ए वन ए टू ए एन माइनस वन, ठीक है। B1 B2 बी एन माइनस वन पहले बढ़ा लो। अब इसके आगे ए एन है आपका, ए एन प्लस वन है,
ए एन प्लस टू है, ठीक है। ऐसे ये है, इसी से सीरीज बनी हुई, जोड़ दोगे तो सीरीज आ जाएगी, और दूसरे सीरीज इस सीक्वेंस से बनी होगी, इसको जोड़ने पे आ जाएगी। बी एन, बी एन प्लस वन, बी एन प्लस टू। यहाँ पे एक लाइन खींच दो। इनमें नहीं दिया गया कि इनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन दिया गया है यन आनवर्ड्स, यन आनवर्ड्स। आपको ये पता है कि ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन। साफ साफ देखो स्टेटमेंट क्या लिखा गया है कि ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन। यानी जब एन कैपिटल एन या उससे बड़ा होगा तब ये रिलेशन आपके पास है। तो ए एन लेस आर इक्वल टू, यानी ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन, ए एन प्लस वन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन प्लस वन, ए एन प्लस टू लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन प्लस टू। इसके बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, इनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। आइडिया लाइन ऐसे बना भी लेना कहीं कोने में, यहाँ पे कंपैरिजन है, ठीक है। ए एन इज लेस आर इक्वल टू दिस, ए एन प्लस वन इज लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन प्लस वन, एंड सो ऑन। आगे आपको पता है लेकिन पीछे नहीं पता है, ठीक है, पीछे नहीं पता है। अब आप बताओ, कंपैरिजन आप कैपिटल एन ऑनवर्ड्स ही कर सकते हो, पीछे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके बारे में कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। तो जब पी एन लिखोगे, पी एन मतलब nth पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस बी एन, टी एन लिखोगे ना जैसे वहां लिखे थे, ठीक है, या एस एन लिखोगे ना, ठीक है। तो आप एन ऐसा चूज करना कि कंपेयर करने वाले नंबर्स आए, ठीक है, ये सब आए, कंपेयरिंग आप कर सको, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आप कोई एन ऐसा चूज करना है, स्मॉल एन ऐसा चूज करना है कि इसके आगे के टर्म आए, तुम ही सोचो क्या ले सकते हो एन, यानी एस एन और टी एन मतलब सम, ठीक है, और सम में ये सब टर्म भी आए, ये सब टर्म आने चाहिए, ये सब टर्म आए नहीं। आप मान लिया एन ऐसा चूज कर लिए जो लेस आर इक्वल टू एन माइनस वन है, एन ऐसा चूज कर लिए जो लेस आर इक्वल टू एन माइनस वन है, तब आपका एस एन आपका क्या होगा, अगर एन माइनस वन से छोटा है तो एस एन आपका अगर मैक्सिमम एन माइनस वन है तो ए वन प्लस ए एन माइनस वन तक आओगे, आपका एस एन, ठीक है, एस एन यही तो आएगा मैक्सिमम जब आप एन को रिस्ट्रिक्ट करते रहे, इससे छोटा है, ठीक है। अब आपका इसका बी वन बी टू बी एन के साथ कोई कोरिलेशन बना ही नहीं सकते, कोई कोरिलेशन बना ही नहीं सकते इसका, क्योंकि रिलेशन तो इसके बारे में पता है, रिलेशन तो इसके बारे में पता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो स्मॉल एन चूज करोगे, बड़ा स्मार्टली चूज करोगे कि ये सब भी आने लगे, तो स्मॉल एन को हमेशा क्या रखोगे, कैपिटल एन से ग्रेटर आर इक्वल, ठीक है। तो नाउ फॉर एन, हर एन के लिए नहीं, एन आप हमेशा क्या लोगे, एन या एन से बड़ा, तभी आपके वे टर्म कंपेरेबल टर्म्स आएंगे, ठीक है। एन आपका एन या एन से बड़ा है, ठीक है। वी हैव एस एन इक्वल टू, एस एन इक्वल टू मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज ए एन, ठीक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज ए एन मीन्स ए वन ए टू प्लस डॉट 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 ए एन प्लस वन, क्योंकि एन आपकी बड़ा है एन से, ठीक है, तो एन आपका एन से बड़ा है। मेरे हिसाब से आप इससे भी बड़ा ले लो, क्लियर कट एन से बड़ा ले लो, ठीक है, क्लियर कट एन से बड़ा ले लो, मतलब तो इसका मतलब ए एन भी आ जाएगा, ए एन प्लस वन भी आ जाएगा, और आगे के भी अगर इक्वलिटी भी लगा दिए तब भी कोई गड़बड़ नहीं है। क्लियरिटी के लिए आप ग्रेटर देन एन ले लो, ठीक है, एकदम मामला ही सेटल हो जाएगा। इसका मतलब एन एन ऑनवर्ड्स टर्म तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ए एन प्लस वन प्लस डॉट 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 ए एन, ठीक है, ये कंपैरिजन आपको पता है कहाँ पे, ठीक है, कि ए एन आपका ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन, ठीक है, तो ए एन प्लस ए टू
प्लस ए एन माइनस वन, यहां तक छोड़ दो ऐसे, इसके बारे में तो कोई कंपैरिजन हमको पता ही नहीं है। अब यहां हमने लिख दिया अल्फा बी एन, अपने थ्योरम में देखो, ठीक है, अल्फा बी एन, और इसकी जगह लिख दिया अल्फा बी एन प्लस वन प्लस डॉट 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 अल्फा बी एन, ठीक है, अल्फा स्मॉल मतलब बी एन सब्सक्रिप्ट स्मॉल एन। अब इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा सोच के बताना, अभी इक्वल लिख दिया हूं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा सोच के बताना प्रियांशु। आपके पास ये है ना कि ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है। तो जब ये आपका बड़ा हो जा रहा है ना, तो यहां से आगे ए एन लेस आर इक्वल टू दिस, ए एन प्लस वन लेस आर इक्वल टू दिस, ए एन लेस आर इक्वल टू दिस, इसका मतलब नीचे वाला आपका बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ आपको लिखना होगा लेस आर इक्वल, लेस आर इक्वल, ठीक है, लेस आर इक्वल, ठीक है। क्यों ऐसा कर पा रहे हो, क्योंकि आपको गिवन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में दिया ही गया है कि ए एन इज लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन। तो जब इनको इनसे रिप्लेस करोगे तो यहाँ इक्वलिटी नहीं रह जाएगी, ठीक है, इक्वलिटी नहीं रह जाएगी, लेस आर इक्वल हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा सोचो, हमको टीएन लाना है, कैसे टीएन ला सकते हो? तो बीएन तक तो इसमें है, बीएन तक तो इसमें है, ठीक है, बीएन तक तो इसमें है, यानी बी वन बी टू बी एन माइनस वन अपने पास से ऐड करना होगा, लेकिन आपको बी वन से लेके बी स्मॉल एन तक आना चाहिए, तो अल्फा के साथ ऐड करोगे मल्टीप्लाई करके, तो अल्फा बी वन दिस इज इक्वल टू अल्फा बी वन प्लस अल्फा बी टू प्लस डॉट 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 अल्फा बी एन माइनस वन, इतना आप अपने पास से जोड़ रहे हो, ठीक है, इतना, और ये जो बाद में लिखे हो इसको इन्हीं के साथ कर ले रहे हो, ये अपने पास से ऐड कर रहे हो, ठीक है, अपने पास से ऐड कर रहे हो, ठीक है, और इसको पहले लिख लो अब, क्योंकि एडिशन कॉम्पिटेटिव है तो किसी को पहले कर सकते हो, एडिशन आप रियल नंबर ही तो है सब ये, ठीक है, तो अल्फा बी एन प्लस डॉट 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 अल्फा बी एन सबस्क्रिप्ट में यहां तक, प्लस इनको बाद में लिख लो, ठीक है, ए वन, और जो जोड़ रहे हो उसको घटाना भी तो पड़ेगा, अल्फा बी वन जोड़ रहे हो तो अल्फा बी वन घटाना पड़ेगा, तो ए वन के साथ मैं ऐसे लिख दूं, आप लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं बस ये बताना, आई फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, ठीक है, अल्फा आई, सॉरी ए आई, पार्डन मी, ठीक है, ठीक है, ए आई फ्रॉम वन टू एन ए आई माइनस अल्फा बी आई, क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आप घटाओगे अल्फा बी वन अल्फा बी टू अल्फा बी एन माइनस वन घटा भी दोगे इसमें से, और ए वन ए टू ए एन माइनस वन ऑलरेडी आपका है, ए वन के साथ आप अल्फा बी वन ले लिया, तो ए वन माइनस अल्फा बी वन, ठीक है, ए टू के साथ अल्फा बी टू एडजस्ट कर लेना, ए टू माइनस अल्फा बी टू, ए एन माइनस वन के साथ आप अल्फा बी एन माइनस वन ले लोगे, तो ए एन माइनस अल्फा बी एन माइनस वन, उसी को समेशन फॉर्म में ऐसे लिख दोगे, ठीक है, ए आई माइनस अल्फा बी आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझ रहे होगे, ठीक है, क्योंकि आपका समझना ही ऑनलाइन वालों के लिए भी समझना होगा, ठीक है। अब दिस इज नथिंग बट अल्फा यहां से बाहर हो जाएगा, इतने में से आप अल्फा कॉमन ले लोगे, अल्फा बाहर कर लोगे, तो बी वन प्लस बी टू प्लस डॉट 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 बी एन माइनस वन प्लस बी एन प्लस बी स्मॉल एन, ठीक है, प्लस जब आप एन जो आपका है जो भी एन मिला होगा वो फिक्स होगा ना, तुम ही बताओ, वो तो फिक्स होगा, जो भी जैसे एन 10 आ गया तो 10 ही रहेगा, तो एन फिक्स्ड है तो एन माइनस वन भी क्या आपका होगा, फिक्स्ड होगा, अगर एन 10 है तो एन माइनस वन 9 होगा, फिक्स्ड होगा, तो जो ये आया ए वन माइनस अल्फा बी वन प्लस ए टू माइनस, ये समेशन में क्या आएगा, ए वन माइनस अल्फा बी वन प्लस ए टू माइनस अल्फा बी टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन माइनस अल्फा बी एन माइनस वन, वो एक फाइनाइट सम होगा,
वो सम आपको एक फाइनाइट सम दिख रहा होगा, ये फाइनाइट सम, इसी को हमने सी लिख दिया, सी, ठीक है, सी। वेयर, सी को बता दो सी क्या है। वेयर सी इज नथिंग बट समेशन आई फ्रॉम 1 to n-1 ए आई माइनस अल्फा बी आई, अल्फा बी आई, ठीक है। क्योंकि A1 माइनस अल्फा B1, A2 माइनस अल्फा B2 सब फिक्स्ड है आपका, ठीक है। AN-1 माइनस अल्फा BN-1 सब फिक्स है। तो जब फिक्स है तो इनका सम भी फिक्स होगा, इनका सम भी कांस्टेंट होगा, तो और उन्हीं का ये सम है, ठीक है, उन्हीं का ये सम है, तो इसको सी लिख दिया। अब इक्वल टू, इसको हटा दे, ये सिर्फ समझाने के लिए रहता मेरा, ठीक है। अब इक्वल टू, ये आपका क्या है, B1 से लेकर के Bn तक, Tn, दिस इज Tn, नथिंग बट Tn, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज Bn, जिसको आप Tn से दिखा रहे हो, तो अल्फा Tn प्लस सी, अल्फा Tn प्लस सी। एस एन और टीएन में जो रिलेशन आया वो कब आया है, जब यन आपका यन से बड़ा है, यन आपका यन से बड़ा है। या इक्वलिटी भी लगा सकते थे, मैं आपको समझाया था, इक्वलिटी भी लगा सकते हो, नहीं तो ग्रेटर देन ले लिया। तो जब यन आपका कैपिटल यन से बड़ा है, एक टर्म से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप यहाँ इक्वलिटी लगाए नहीं लगाए, बहुत लोग उसी में उलझे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये जो एस एन और अल्फा टी एन में, एस एन और टी, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा तो आपका कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ठीक है, सी भी कांस्टेंट है। तो एस एन और टी एन में जो रिलेशन आया वो सारे एन के लिए नहीं है, ठीक है, सारे एन के लिए नहीं है, जब आपका एन क्या है, ग्रेटर देन एन है। तो यहाँ एक बार और लिख देना, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन। तो एस एन इज लेस आर इक्वल टू, ठीक है, ये लेस आर इक्वल एक बार आ गया ना, तो एस एन इज लेस आर इक्वल टू दिस क्वांटिटी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन, एंड सो वी हैव एस एन इज लेस आर इक्वल टू अल्फा टी एन प्लस सी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन। ये लाइन जो छोड़ा उसका गया वो गड़बड़ मामला हो जाएगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन है, ठीक है। सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस टी एन कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट पे, ठीक है। तो उसका यूज करो। ये आप लिख चुके हो कि नहीं लिख चुके हो, अभी लिख लिए हो कहीं पे, लिख लिए हो सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, तो अभी नहीं लिखो, तो उसको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका स्टार, सिंस सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, अगर आपका सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है, देन, सिंस के बाद देन नहीं लगा, सीधे कंक्लूजन, अगर सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस टी एन इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस टी एन, क्योंकि डिफिनीशन ही क्या आती है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट्स पार्शियल सम सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अगर सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। एंड आपको ये भी पता है कि कन्वर्ज कहाँ करेगा, टी एन कन्वर्जेस टू टी, और टी क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट, बार बार एक ही चीज होगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द पी एन, एन बिलोंग्स टू एन, यानी रेंज सेट ऑफ द पार्शियल सम सीक्वेंस, ठीक है। अब एक चीज आपको पहले से पता है, ठीक है,
इस सीक्वेंस टीएन में आपका टी1 टी2 टीएन टी2 टी3 टीएन -1 टीएन सारे टर्म आ रहे हैं, सारे टर्म आ रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ सीक्वेंस ले रहे हो, यहाँ आपका एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, इसमें सारे आ रहे हैं, टी1 टी2 टी3 टीएन -1 टीएन ऑनवर्ड सब आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ टीएन देखोगे तो आपके कुछ टर्म छूट जा रहे होंगे, कुछ टर्म छूट जा रहे हैं ना। कितने टर्म छूट जा रहे हैं? नहीं नहीं, ध्यान से देखो कितने टर्म। जब ग्रेटर देन ले रहे हो तो आप एन टर्म्स तक छोड़ दे रहे हो, एन टर्म्स तक छोड़ दे रहे हो, यानी n+1 के आगे का आपका ये मामला है, एन टर्म्स छोड़ दे रहे हो। तो जब एन टर्म्स छोड़ दोगे तो अभी क्या है, इस इनइक्वालिटी के इस स्टार के हिसाब से यहाँ पे ये सब सीक्वेंस की तरह देखा जाएगा, क्योंकि टी यहाँ पे तो आपका टी1 टी2 टीएन टीएन+1 टीएन+2 सब है, ये कन्वर्ज कर रहा है टी पे। और जब यहां देखोगे केवल, तो आप एन ग्रेटर देन एन ले रहे हो, एन ग्रेटर देन एन, यानी इतना छोड़ दे रहे हो, इतना छोड़ दे रहे हो। तो दूसरा वाला, इस केस में ये रिलेशन यहां तक के लिए वैलिड है। तो मीन्स आप केवल देख रहे हो टीएन+1 टीएन+2 डॉट डॉट डॉट। तो अगर ओरिजिनल सीक्वेंस टी पे कन्वर्ज कर रही है तो उसकी सब सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्ज करेगी? टी पे ही। ये तो जनरल रिजल्ट है। अगर ओरिजिनल सीक्वेंस टीएन ये पूरा आपका टी पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जो यहां से देखोगे सब सीक्वेंस वो भी टी पे ही कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ टीएन जो होगा, यहाँ पे इस केस में भी, स्टार के केस में भी, जो टीएन होगा वो टी पे ही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि उसी में से कुछ टर्म छोड़ने पे ये आ रहा है, यानी टीएन में से ही कुछ टर्म छोड़ने पे आपका यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये पूरा टी पे कन्वर्ज कर रहा है, फाइनाइटली मेनी टर्म्स छोड़ने के बाद जो बचा वो भी टी पे ही कन्वर्ज करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि सीक्वेंस के कन्वर्जेंस पे फाइनाइटली मेनी टर्म जोड़ना, फाइनाइटली मेनी टर्म को हटा देना और फाइनाइटली मेनी टर्म्स को नए नंबर से रिप्लेस कर देना कन्वर्जेंस पे कोई प्रभाव नहीं डालता, और कन्वर्ज सेम लिमिट पे ही करता है। लिमिट भी सेम होगी, लिमिट भी सेम होगी, ठीक है। तो जहां ये कन्वर्ज करेगा वहीं ये भी कन्वर्ज करेगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको हटा दो, ठीक है। फ्रॉम स्टार वी हैव Sn लेस आर इक्वल टू अल्फा Tn+c, दिस इज कन्वर्जेस टू अल्फा Tn+c। इस साइड में देखो, यहाँ अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस लगेगी, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये हमेशा कांस्टेंट सीक्वेंस समझो, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सीक्वेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सीक्वेंस। तो अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस लगा रहे हो, कहाँ कन्वर्ज करेगा? अल्फा T+c पे, अल्फा T+c पे, क्योंकि टीएन कन्वर्ज कर रहा है टी पे, टीएन कन्वर्ज कर रहा है टी पे। तो जब एन ग्रेटर देन एन होगा तब भी टीएन टी पे ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो अल्फा T+c, क्योंकि इस केस में सब सीक्वेंस बन रहा है, बस आप एन टर्म्स छोड़ दे रहे हो, ठीक है। यहाँ लिख देना बाई, ये जो लिख पा रहे हो बाई अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, रीजन जरूर एग्जाम में आप लोग लिखिएगा, बाई अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज। ये कांस्टेंट सीक्वेंस और ये स्केलर, सॉरी ये कांस्टेंट सीक्वेंस और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सीक्वेंस, तो अल्फा T+c। ठीक। अब Sn को आपको सीरीज an कन्वर्जेंट दिखाना है, मीन्स पार्शियल सम सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंट हो जाए। थोड़ा सोचो कैसे दिखाओगे।
सीरीज, इतना जरूर ध्यान में बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप लोग रखिएगा कि सीरीज ए एन आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ आप दिखा दो कि एस एन इज बाउंडेड एबव। कैसे दिखाओगे एस एन इज बाउंडेड एबव? आप, वो दिख रहा है, बस आपको पहचानना है। ठीक है, देखो एस एन लेस इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। ठीक है, अल्फा टी मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है इस पे, ठीक है, अल्फा टी एन प्लस सी पे, अल्फा टी प्लस सी पे, यानी एस एन की लिमिट जो है ये इस पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अल्फा टी एन प्लस सी इस पे कन्वर्ज कर रहा है, मीन्स क्या आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि एस एन लेस आर इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी होगा? क्यों? तो सिंस आपका जो टी है इसका लीस्ट अपर बाउंड है, तो टी एन लेस आर इक्वल टू टी। ठीक है, टी एन लेस आर इक्वल टू टी, टी एन लेस आर इक्वल टू पी। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, यहां से। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हो कि जो टी है इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड है, तो इसका मतलब अपर बाउंड है, तो हर टी एन लेस आर इक्वल टू टी होगा, तो टी एन इज लेस आर इक्वल टू टी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन टी। अब अगर टी एन हर लेस आर इक्वल टू टी है फॉर ऑल एन, तो एन से बड़ा पे भी तो होगा। ठीक है, तो कामा अल्फा टी एन जो आपका एस एन आया था, अल्फा टी एन प्लस सी लेस आर इक्वल टू टी होगा, लेस आर इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। ठीक है, अल्फा टी एन प्लस सी लेस आर इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। अगर टी एन लेस आर इक्वल टू टी है और ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये इसीलिए पॉजिटिव लिया गया है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अल्फा टी एन प्लस सी लेस आर इक्वल टू होगा अल्फा टी प्लस सी। अगर निगेटिव लेते तब नहीं लिख सकते थे, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर टी एन लेस आर इक्वल टू टी है तो अल्फा टी एन प्लस सी लेस आर इक्वल टू होगा अल्फा टी प्लस सी, क्योंकि अल्फा आपका पॉजिटिव है, एज अल्फा पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, और ऐसा आपका हर एन के लिए होगा, नॉट की एन ग्रेटर देन एन, ऐसा हर एन के लिए होगा, क्योंकि टी एन लेस आर इक्वल टू टी क्या है, हर एन के लिए। सो एस एन लेस आर इक्वल टू अल्फा टी एन प्लस सी, अल्फा टी एन प्लस सी, और अल्फा टी एन प्लस सी लेस आर इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। देखो एस एन लेस आर इक्वल टू आपके कॉपी में एस एन लेस आर इक्वल टू अल्फा टी एन प्लस सी, और अल्फा टी एन प्लस सी लेस आर इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। तो एस एन लेस बाई लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी से एस एन लेस आर इक्वल टू हो गया अल्फा टी प्लस सी, अल्फा टी प्लस सी। लेकिन यहां सोच के बताना क्या ये सारे एन के लिए होगा, क्योंकि दोनों इनइक्वलिटी देखो, एक इनइक्वलिटी कुछ एन के लिए सही है, दूसरी इनइक्वलिटी सारे एन के लिए सही है। हाँ, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, ये सारे एन के लिए सही है इनइक्वलिटी, लेकिन ये आपका केवल ग्रेटर देन एन पे सही है। तो यस एन का जब इससे लेस आर इक्वल लिखोगे तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन लिखना होगा, हर चीज समझ के लिखना। ठीक है, ये हर एन के लिए सही है, तो एन ग्रेटर देन एन के लिए भी सही होगा। ठीक है, और ये आपका एन ग्रेटर देन एन के लिए सही है, तो दोनों का कॉमन लोगे ना। ठीक है, तो एस एन लेस आर इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन। ठीक है,
ना यही गड़बड़ी कर देते, बहुत लोग लिखते थे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो आगे फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। एस एन लेस आर इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी होगा जब एन ग्रेटर देन कैपिटल एन होगा। ठीक है। अब टेक, आपको पता है कि कैपिटल एन प्लस वन, एन ग्रेटर देन एन है, तो इसका मतलब एस एन प्लस वन लेस आर इक्वल टू दिस, एस एन प्लस टू लेस आर इक्वल टू दिस, एस एन प्लस थ्री लेस आर इक्वल टू दिस। छूट क्या रहे हैं? एस वन एस टू एस एन, फाइनाइटली मेनी टर्म्स। और आपको दिखाना है कि सारे एस एन लेस आर इक्वल टू एक नंबर हो जाए। तो वो नंबर कैसे मिलेगा? मैक्सिमम लेना पड़ेगा। लेट टेक, टेक यम इक्वल टू, टेक यम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ जो छूट रहे हैं यहाँ पे, यानी एस वन एस टू एस एन, एस एन इतने छूट जा रहे हैं, बाकी आगे वाले इससे छोटे हो जा रहे हैं। ठीक है। एस एन प्लस वन इससे छोटा है, एस एन प्लस टू इससे छोटा है, एस एन प्लस थ्री इससे छोटा है। सिर्फ छूट क्या रहे थे? एस वन एस टू एस एन, जिनकी संख्या फाइनाइट है। ठीक है। और बाकी सारे एस एन जब एन ग्रेटर देन वन है वो इससे छोटे हैं, तो इसका भी अल्फा टी प्लस सी, इसका मैक्सिमम लोगे एम। ठीक है। एस वन एस टू एस एन जो छूट रहे हैं, और प्लस इसका मैक्सिमम। ठीक है। सिंस जितने एस वन एस टू एस एन अल्फा टी प्लस सी आ रहे हैं, ये सब पॉजिटिव सीरीज के पार्शियल सम्स हैं, एस वन एस टू एस एन, और ये उसकी लिमिट है। तो ये सब पॉजिटिव नंबर्स होंगे, अंदर जितने भी हैं सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो यम एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल गया, यम एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल गया। और अगर ये मैक्सिमम है, तो देन दिस इंप्लाइज इस सेट का ये मैक्सिमम है, तो मीन्स एस वन लेस आर इक्वल टू एम होगा। अगर इस सेट का ये मैक्सिमम, तो इसका हर टर्म, इसका हर टर्म जो इस सेट में आ रहे हैं, हर टर्म इससे लेस आर इक्वल होगा। तो एस वन लेस आर इक्वल टू एम, एस टू लेस आर इक्वल टू एम, डॉट डॉट डॉट, एस एन लेस आर इक्वल टू एम। ठीक है। एस एन, और उसके बाद अल्फा टी प्लस सी भी आपका क्या होगा? लेस आर इक्वल टू एम। अगर ये मैक्सिमम इनका, इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे सब लेस आर इक्वल टू एम होंगे। और इसको अब यूज कर लो। ठीक है। सारे एस एन लेस आर इक्वल टू इससे हैं कब? जब एन ग्रेटर देन एन है। ठीक है। तो एस एन लेस आर इक्वल टू दिस फॉर ऑल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन। अब देखो सीक्वेंस के सारे टर्म इससे छोटे हो जा रहे होंगे, ध्यान से देखो सीक्वेंस के सारे, सीक्वेंस एसएन के सारे टर्म छोटे हो जा रहे हैं, एन तक यहाँ दिख ही रहे हैं। ठीक है। कि एस वन भी एम से छोटा हो जा रहा है, लेस आर इक्वल, एस टू भी एम से छोटा लेस आर इक्वल हो गया, एस एन भी लेस आर इक्वल टू एम हो गया। अब आगे एन से बड़ा वाले, तो एस एन प्लस वन भी आपका लेस आर इक्वल टू एम हो गया, एस एन प्लस टू भी आपका लेस आर इक्वल हो गया। इसका मतलब अब सारे सीक्वेंस के सारे टर्म आपके लेस आर इक्वल टू एम हो गए। तो सो कोई भी टर्म अब छूट नहीं रहा है। ठीक है। सो एस एन इज लेस आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एस एन इज लेस आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब आपका पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव हो गया, क्योंकि सारे टर्म एक नंबर से छोटे हो जा रहे हैं। हेंस द पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव। और जो ही ये बाउंडेड एबव होगा, ठीक है, तो किसकी पार्शियल सम सीक्वेंस है? पॉजिटिव टर्म सीरीज ए एन की। और पॉजिटिव टर्म सीरीज की अगर पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड होगी, तो वो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। 10 सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, 10 सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। क्यों बाउंडेड है? वो होने पे ही कन्वर्जेंट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि सीरीज ए एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है। एज सीरीज ए एन इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज।
आप इस केस में सम कंपेयर कर सकते हो, इस केस में भी जो उसको करना आप खुद लिखना, ठीक है। इस केस में भी आप सम कंपेयर कर सकते हो। इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस, अगर यस सीरीज ए एन का, भाई सीरीज ए एन बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर यस सीरीज ए एन का सम है तो मैं सीधे में लिख दे रहा हूं इन दिस केस। नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ये जल्दी आपके एग्जाम में ये एक्स्ट्रा में बता, सीरीज सम ऑफ द सीरीज ए एन इज लेस आर इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ द सीरीज ए एन इज लेस आर इक्वल टू क्या होगा आपका, अल्फा टाइम सम ऑफ द सीरीज बी एन, ठीक है, दिस। लेकिन इस, अब दिक्कत यही तो दिखाना था यार, ये गड़बड़ी इस केस में, ये लिखना नहीं था, ठीक है। ये नहीं होगा इस केस में, ठीक है, इस केस में नहीं होगा। इस केस में बस इतना बता सकते हो कि ए एन कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, ए एन कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब सम कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, उसका एग्जाम्पल देखते, काउंट सम कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, कि जो आप सम कंपेयर नहीं कर सकते इस केस में, क्यों नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप एग्जाम्पल देखो कि क्यों इस केस में, मॉडिफाइड केस में सम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेट ए एन, और ए एन इक्वल टू 1 ले रहे हो जब जो आपका मन का है, जैसे मान लो आप 7 ले रहे हो, यानी ए एन 1 है जब एन लेस आर इक्वल टू 7, मतलब A1 A2 A3 A7 तक 1 है, ठीक है। उसके ऑनवर्ड आप 0 ले रहे हो, एन ग्रेटर देन 7 पे 0 ले रहे हो, ये सीक्वेंस लिया, ठीक है। एंड बी एन इक्वल टू 0 ले लिया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। कंसीडर द सीरीज, ये मैं यहां दिखाने जा रहा हूं कि सम को कंपेयर क्यों नहीं कर सकते। कंसीडर द सीरीज, इससे बनी सीरीज ए एन, ए एन से बनी सीरीज ये होगा सीरीज ए एन, एंड बी एन सीक्वेंस से बनी हुई सीरीज, सीरीज बी एन, ठीक है। लेट एस एन बी द nth पार्शियल सम, आपके पास सीक्वेंस नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ एस एन बी द nth पार्शियल सम, nth पार्शियल सम, ये भी लिखने का एक तरीका है, ठीक है। एस एन सीक्वेंस लिखो या एस एन बी द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ए एन एंड टी एन बी द nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज बी एन, ठीक है। व्हाट इज एस वन, एस वन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ सीरीज ए एन, तो 1 आएगा, क्योंकि आपकी जो सीरीज ए एन है वो आपका क्या है, 1+1+1+1, कितने, 2 2 4 5 6 7, फिर ऑनवर्ड सब 0 0 है, ऑनवर्ड सब 0 0 है। और सीरीज बी एन क्या है, 0+0, ठीक है, सब 0 है, ठीक है, सब 0 है इसमें, ठीक है। एस एन आपका क्या आएगा, 1, एस टू क्या आएगा, 2, 1+1, एस टू क्या, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 2, एस थ्री क्या आएगा, 3। यहां से कतई मत लिख देना कि इसका सम 7 आएगा और इसका सम 0 आएगा, बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, ये कक्षा 2 तक चलता है। यहाँ जो लिखा है ऐसे ना, काट पीट के अलजेब्रा वाला भी नंबर काट देगा टीचर, क्योंकि इसका मतलब कुछ भी ये जानता उनता है नहीं, ठीक है। यहाँ सब आपको, बहुत लोग यहीं से लिख देते हैं 7 आएगा वहां से 0, तो आपको पार्शियल सम सीक्वेंस की लिमिट के सहारे बताना होगा, उसका सम 7 आएगा, ठीक है। तो S1 1, S2 2, S3 3, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, ऐसे S4 आपका क्या आएगा,
यस 4, 4, अब जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, यस 5, यस 6, यस 7, अब बताना यस 7 थोड़ा, यस 7, 7, प्रियांशु अब तुम्हारा नंबर है, यस 8, यस 9, यस 10, ठीक है, इक्वल टू ऑनवर्ड्स सारे क्या आएंगे? हाँ तुम बताते बहुत सही हो, वही आएगा ना, ठीक है, वही आएगा, ठीक है, वही आएगा, यानी आगे सब साथ हो जाएगा, ठीक है, आगे सब साथ हो जाएगा, यस, ठीक है, यानी मीन्स जो आपकी सीक्वेंस एसएन है, जो सीक्वेंस एसएन है वो ये है, 1 2 3, जब खोल के लिखते हो 7 और फिर 7 7 7 7, हालाफार रीजन, ठीक है, 7 7 यही आएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हो? इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, दिस इज नोन एज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है, यानी होते होते हो ही जाएगा, जैसे हमारे यहाँ अरेंज मैरिज में होता है। भाई हम जिससे शादी करने जा रहे हैं फरवरी में, ठीक है, उसके बारे में हमें को कोई पता नहीं है, घर वाले कर कह दिए कि इनसे आपकी शादी होनी है, और मैं बोला था शादी में घर वालों के साथ ही घर के कहने पे ही करूंगा, अब मुझे उनके बारे में आइडिया नहीं है, अब मैं उनको जानता नहीं हूँ, कोई प्यार वार हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, लेकिन शादी हो जाएगी तो फिर और जब शादी हो जाती है तो 1 महीने बाद इतना ज्यादा प्यार हो जाता है, मैं देखता हूँ जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, इतना प्यार हो जाता है कि लव मैरिज वाला भी प्यार फेल हो जाता है, तो ये मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब अरेंज मैरिज वाली कहानी है कि होते होते हो ही जाएगा, ठीक है, होते होते हो ही जाएगा, बारात आओगे ना तुम लोग मेरे, ठीक है, बारात, ठीक है, ठीक है, 14 फरवरी को आपको बारात आना है, ठीक है, बारात आना है, तो आओगे ना, ठीक है, आओगे अपने अपने साधन से पहुंच जाना वहां पे, नहीं आओगे तो यही एंजॉय करना, ठीक है, तो 1 2 3 7 7 7, ठीक है, दिनेश सर को मत बताना, ठीक है, ये हमारे बीच की बात है, ठीक है, बहुत बेकार आदमी है वो, ठीक है, और हम वैसे आपको पैसा दे वो नहीं रहे हैं तो वो कहेंगे शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, पीएन, पीएन क्या है? पार्शियल सम सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, सीरीज बीएन, और वो सब जीरो जीरो है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस आपका आएगा 0 0 0 डॉट डॉट कांस्टेंट सीक्वेंस 0। नोट दैट, नोट दैट, ध्यान से देखो, कहाँ से सात हो रहा है आपका? नहीं, सात कहाँ से? यस, S7 भी तो आपका साथ हुआ था, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, तो an लेस आर इक्वल टू 7, स्ट्रिक्टली लेस देन है, लेस आर इक्वल है तो लेस आर, स्ट्रिक्टली लेस देन लिख सकते हो, ठीक है, an लेस देन तो लेस देन है तो लेस आर इक्वल भी लिख सकते हो, ठीक है, an लेस, और यहाँ सारे bn आपको पता है, ठीक है, ये क्या था आपका, ठीक है, अरे सॉरी, कंपेयर हम यहाँ से कर रहे हैं, an ठीक चल रहा है, an आपका 1 था, a2 आपका 2 था, ठीक है, और an an bn में देखो, तो an लेस आर इक्वल टू, हाँ, an लेस आर इक्वल टू bn फॉर ऑल n ग्रेटर देन 7, ठीक है, ये लिखना an, ठीक है, an ग्रेटर आर इक्वल टू, ये भी कन्वर्जेंट है, ऐसे बना देना कन्वर्जेंट है 7 पे, ज्यादा समझने वाली बात है, ज्यादा भाषा लिखनी नहीं है, और ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, और ये कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, तो नोट दैट an लेस आर इक्वल टू bn है, जब 7, क्योंकि आप देखो आगे जाने के बाद 7 के बाद सब जीरो, यहाँ भी 0 0 हो जा रहा था an में भी, ठीक है, और bn में भी सब 0 0, बराबर है तो बराबर, लेकिन बराबर है तो 0 0 भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि एज 0 लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि an भी 0 हो जा रहा है, 7 से बड़ा होने पे 7 तक तो a1 a2, a1 आपका 1 था, a2 1 था, a7 तक तो 1 था, लेकिन उसके बाद जब 7 से बड़ा हो रहा था तो a8 a9 a10 a11 सब 0 हो जा रहे थे, ठीक है, और bn तो शुरुआत से ही 0 है, तो आगे भी 0 होगा, तो आप देख रहे हो कि एक निश्चित स्टेज के बाद
देयर एग्जिस्ट एन, एन की जगह यहाँ कैपिटल एन की जगह 7 आ गया, कैपिटल एन की जगह 7 आ गया, ठीक है, कैपिटल एन की जगह 7 आ गया। जब एन ग्रेटर देन 7 है, एन ग्रेटर देन 7 है, तो ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन है। तो सोचो कि अल्फा नहीं आया, अल्फा इक्वल टू 1 समझ लो, अल्फा इक्वल टू एन, तो ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन है ना? जो हाइपोथेसिस है थियरम की वो सेटिस्फाई हो रही है। ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन भी लिख सकते हो, जहां अल्फा को 1 समझ लो, अल्फा को 1 समझ लो, ठीक है, अल्फा को 1। तो जब, और कैपिटल एन आपका यहाँ पे 7 हो गया, एन इक्वल टू कैपिटल एन यहाँ 7 है। तो एक निश्चित स्टेज के बाद फाइनाइटली मेनी टर्म्स, यानी 7 टर्म छोड़ने के बाद आगे ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन। क्यों? क्योंकि जीरो लेस आर इक्वल टू जीरो लिख सकते हो, जीरो बराबर जीरो, तो लेस आर इक्वल टू जीरो लिख सकते हो, ठीक है। बट सम ऑफ द सीरीज ए एन क्या आ रहा है? सम ऑफ द सीरीज ए एन, जो एस एन की लिमिट होगी, जो पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन की लिमिट होगी, दैट इज 7, ठीक है, दैट इज 7। और सम ऑफ द सीरीज बी एन क्या आएगा? जो पार्शियल सम सीक्वेंस टी एन की लिमिट होगी, ठीक है, पार्शियल सम सीक्वेंस टी एन की लिमिट होगी, तो सीरीज बी एन, सम ऑफ द सीरीज बी एन इज 0। तो कहाँ कमी, अब की बार आपका क्या आ जा रहा है? दिस, एंड इन दिस केस सम ऑफ द सीरीज ए एन बड़ा हो जा रहा है, जबकि आपका क्या होना चाहिए? ये लेस आर इक्वल है तो वो भी लेस आर इक्वल होना चाहिए। तो सम यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते। आपका ये एग्जाम्पल देख देख आपको बता रहा है कि ये तो होल्ड कर रहा है कि आफ्टर सर्टेन स्टेज, यानी 7 टर्म के बाद ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा बी एन, क्योंकि ए एन भी 0 है, बी एन भी 0 है। बट सम ऑफ द सीरीज जो आया, सीरीज ए एन 7 आया, और सम ऑफ द सीरीज बी एन 0 आया, तब फिर उल्टा पलट के आ गया, सीरीज सम ऑफ द सीरीज ए एन बड़ा हो जा रहा है सीरीज बी एन से। जबकि नियम क्या कहता है कि आना चाहिए था सम ऑफ द सीरीज ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा टाइम सम ऑफ द सीरीज बी एन। तो इसका मतलब इस केस में आप सम को कंपेयर नहीं कर सकते, मॉडिफाइड केस में सम को कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज द ब्यूटीफुल काउंटर एग्जाम्पल फॉर दैट, क्यों सम को कंपेयर नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। प्रूफ ऑफ टू, जैसे उसका किए थे सिमिलर ये भी होगा, बस इसमें कंट्राडिक्शन टेक्निक लगेगा, ठीक है। तो सपोज दैट सीरीज ए एन इज, अब की बार हाइपोथेसिस क्या है? सीरीज सेकंड में सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। थोड़ा मैं तेज करूंगा अब की बार, ठीक है, सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, लेट इफ पॉसिबल, अब की बार क्या दिखाना है? सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट, और प्रूव करोगे कंट्राडिक्शन टेक्निक से। थोड़ी देर के लिए मान लो कि लेट इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल सीरीज बी एन बी कन्वर्जेंट, सीरीज बी एन बी कन्वर्जेंट, सीरीज बी एन बी कन्वर्जेंट। 1 घंटा 41 मिनट का वीडियो बन गया। देन अगर सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस, आपकी बार मान रहा हूँ वही एस एन टी एन जो ऊपर माने हुए यही यहाँ भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसकी जो पार्शियल सम सीक्वेंस है, सीक्वेंस टी एन इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस टी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, एंड कन्वर्जेस टू, जब पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो अब तुरंत लिखा करो, पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ टी एन एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। सो बाय डिफिनेशन आप लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड की डिफिनेशन से सारे टी एन से, अगर टी, इसका ये लिस्ट अपर बाउंड है टी, तो इसका हर एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल टू होगा, ठीक है। इसको
टी मान लो से टी, ठीक है, टीएन कन्वर्जेस टू लीस्ट अपर बाउंड टीएन, और इसको टी कह दिए। तो जब इस सेट का ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो मीन्स इसका लीस्ट अपर बाउंड मीन्स अपर बाउंड, तो इसका हर टर्म इससे लेस आर इक्वल होगा। सो Tn is less or equal to T for all n belongs to n. And this implies alpha Tn is less or equal to alpha T for all n belongs to n. क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, अल्फा पॉजिटिव रियल नंबर है, अल्फा आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उससे भी मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अल्फा Tn इज लेस और इक्वल टू अल्फा T। We have for n greater than n, for n greater than n, we have बाद में लिखना फॉर n ग्रेटर देन n, वी हैव, आगे ये सब काम पहले वाले थ्योरम में कर चुके हो, ठीक है। फॉर n ग्रेटर देन n वी हैव Sn इज लेस आर इक्वल टू अल्फा Tn प्लस सी वो सब वही है, दोनों प्रूफ जब भी पूछा जाएगा साथ ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अल्फा Tn प्लस सी आपको पता है क्या, समेशन था i फ्रॉम 1 टू n-1, ठीक है, वही था ये, ठीक है। एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू अल्फा T प्लस सी, क्योंकि दिस इज लेस आर इक्वल टू दिस, ठीक है। लेट m इक्वल टू, तो सारे Sn इससे छोटे हो जा रहे हैं, लेकिन कब, जब n ग्रेटर देन n है, फिर m मानोगे मैक्स ऑफ S1 Sn, ठीक है, और अल्फा T प्लस सी का मैक्स, ठीक है। अब ये सारा डिस्कशन वहां कर चुके हो पूरा, क्यों ये छोटा, तो देन अगर आपका ये मान ले रहे हो, तो Sn इज लेस आर इक्वल टू m हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये सारा आर्गुमेंट रिपीटेड है, ऐसा वहां भी कर चुके हो, तो Sn इज लेस आर इक्वल टू m हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, एंड दिस इंप्लाइज Sn इज बाउंडेड अबव, Sn इज बाउंडेड अबव, ठीक है, Sn इज बाउंडेड अबव, ठीक है। और सीरीज an आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव हुई तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। सो सीरीज an इज कन्वर्जेंट, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, तो बाउंडेड अबव हुआ उसका पार्शियल सम सीक्वेंस, तो ये कन्वर्जेंट हो गई। दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, समझ गए तुम लोग, दिस इज कंट्राडिक्शन। तो दूसरा वाला प्रूफ पहला समझना, दूसरा वाला तो कंट्राडिक्शन में सब घूम फिर के वही आता है, दिस इज कंट्राडिक्शन, ठीक है, दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन आया क्यों, थोड़ी देर के लिए जो आप सीरीज bn को कन्वर्जेंट मान लिए हो, 10 सही क्या होगा, सीरीज bn इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, तो ये भी आपका प्रूव हो गया, QED। आप